डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट डिसिप्लिन। आज गुड न्यूज लेके आया हूं आपके लिए। 12th के जो वॉरियर थे उनका एग्जाम फिनिश हो जाएगा 10 फरवरी तक। यानी अगर जो भी रहेंगे जिसका मतलब जिस स्टूडेंट के एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होंगे तो मतलब 10, 11, 12 फरवरी तक में फिनिश हो जाएंगे। अब आपकी बारी है। अगर आप क्लास 11th में है या 12th में है, यानी 12th में जाएंगे 11th से, आज जो 11th में आएंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, जो 12th में जाएंगे उनके लिए 2026 से 2027, तो जिस स्टूडेंट के 27 में एग्जाम होगा क्लास 12th का, और जिस स्टूडेंट के एग्जाम किसमें 2028 में होगा, उन सभी स्टूडेंटों के लिए मैं बायोलॉजी के क्या लाया हूं, सिलेबस। अब प्यार से सबसे पहले मैं ले आता हूं कलर ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसान हो सके। तो देखिए सिलेबस लेके आया हूं। इसमें क्या होगा, क्लास 11th और 12th दोनों स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक मजा आएगा। तो 2027 में एग्जाम होंगे उनके लिए भी बेस्ट, और 2028 में जिस स्टूडेंट के एग्जाम होंगे उनके लिए भी बेस्ट। तो आज मैं बायोलॉजी के सिलेबस बताएंगे। क्लास 11th का सिलेबस है, तो क्लास 11th का सिलेबस है तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। अगर जिस स्टूडेंट मतलब जो स्टूडेंट अगर क्लास 11th को नहीं पढ़े होंगे, अभी 12th में नहीं गए हैं लेकिन 12th में जाएंगे और उनका एग्जाम 2027 में होगा, तो वो भी अपना ये सिलेबस देख के थोड़ा नॉलेज रहेगा तो सिलेबस 12th को समझने में आसान रहेगा। और फिर सिलेबस 12th के जो भी है यूनिट चैप्टर उस मतलब समझने में और पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। तो इसीलिए आप लोग को ध्यान देना आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सिलेबस बताने वाले हैं। आज से जेटी एकेडमी पर मेरा सिर्फ बायोलॉजी का क्लास चलेगा बैक टू बैक, और क्लास 11th और 12th दोनों का चलेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और मेरे क्लास में थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा, ताकि बहुत मजा आएगा और साथ में बेस्ट इंफॉर्मेशन भी रहेगा फॉर यू। तो इसीलिए आप लोग प्यार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को थोड़ा दबा के शेयर कर दीजिएगा। तो एक वॉरियर का क्या होगा, आप रेस्ट होगा। जो 12th में होंगे जिनका एग्जाम 2026 में होगा, वो सभी स्टूडेंट आप जाएंगे रेस्ट पे, यानी कब घर आओगे तो घर जाएंगे। और जो 12th में जाएंगे उस सभी स्टूडेंट का अब वॉर शुरू होने वाला है, इसलिए आप लोग रेडी हो जाए। तो याद रखिएगा क्या चीज, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वन स्माइल कैन स्टार्ट अ रिलेशन, वन वर्ड कैन end a fight, one hug can क्या save a relationship, one person can change your life। तो याद रखिएगा one person, one hug, one word और one smile क्या करता है, समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अब सिलेबस की तरफ और जानते हैं कि सिलेबस में आज क्लास 11th में कितने यूनिट होते हैं, कितने चैप्टर होते हैं, इस सब को डिटेल में समझाना शुरू करते हैं। तो आप लोग प्यार से, अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज से मेरा बायोलॉजी आपके लिए धुआं करने का पूरा टेक्निक, न्यू टेक्निक के साथ बायोलॉजी सिखाएंगे और समझाएंगे भी, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए चलते हैं अब डायरेक्ट टॉपिक पे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे, बायोलॉजी और सिलेबस क्लास 11th को। फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो उसमें आपको बता देंगे फिर किसके बारे में। तो जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्लास 12 के सिलेबस बता देंगे। आज सिर्फ बताएंगे किसके, आज 11 के सिलेबस बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले एक काम कर देता हूँ, क्या देखिए सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो गया, हाँ एक काम कर देता हूँ, हाँ एक काम कर देता हूँ, आपको क्लियर समझा देता हूँ थोड़ा सा, तो बहुत मजा आएगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा। ओए क्या हो रहा है, हाँ सही। जब आप क्लास 11th में होंगे तो याद रखिएगा, आप अगर क्लास 11th में होंगे तो आपके यूनिट से पढ़ाई होगा। तो 11th क्लास में यूनिट टोटल 5 होंगे, और चैप्टर की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा चैप्टर टोटल 22 होंगे।
अगर आप क्लास 12th में आएंगे तो ऑटोमेटिक, और ये 11th में क्या, बायोलॉजी, याद रखिएगा बायोलॉजी, और यहाँ भी बायोलॉजी। मैंने जो ये 2025 में जो क्लास दिए थे फिलोसफी साइकोलॉजी के क्लास दिए थे, लेकिन अब मेरा बायोलॉजी रहेगा, और फिर मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट जो है ना, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट फिलोसफी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है, लेकिन मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी हुआ, तो इसलिए मेरा बायोलॉजी का क्लास कंटिन्यू अब चलेगा। इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बहुत मजा आने वाला है। और आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स मतलब बायोलॉजी का पूरा मैं आपका कंप्लीट करके दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्लास 12th में बायोलॉजी में आपका यूनिट याद रखिएगा, इसमें भी यूनिट आपको 5 रहेगा, और चैप्टर तो ध्यान रखिएगा, इसमें चैप्टर आपको टोटल कितना रहेगा, 16 चैप्टर रहेगा। 16 चैप्टर क्लास 12th में 5 यूनिट 5 यूनिट। अभी हम बताएंगे आपको क्लास 11th के यूनिट और चैप्टर के बारे में, क्लास 12th के यूनिट और चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हम चलते हैं किस में, नेक्स्ट ये आपको क्लास 11th के यूनिट और चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। आइए 1 मिनट प्यार से रुक जाइए, एक काम कर देता हूँ, इसको एरेज कर देता हूँ। अब एरेज कर दूंगा ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या ये देखिए, इधर 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 देखिए, आप देखिए यहाँ देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ क्लास 11th बायोलॉजी लिख देता हूँ, याद रखिएगा क्लास 11th बायोलॉजी हो गया, और ये सिलेबस है तो सिलेबस लिख देता हूँ। सिलेबस पहला सबसे फर्स्ट यूनिट याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी जो है ना मैं लिख दूंगा, लेकिन ऐसे समझा देता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक जहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है उसके साथ मैं आपको ऑटोमेटिक समझा दूंगा। इंग्लिश में लिख समझा देता हूँ इसमें, ताकि आपको इंग्लिश के साथ ओनली फॉर इंग्लिश रहेगा, तो वहाँ पे देखने याद करने में सही रहेगा। फिर हिंदी इंग्लिश एक साथ कर दूंगा, तो वहाँ पे भी समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो ओनली पहले इंग्लिश लिख के समझा देता हूँ। इसमें चैप्टर आता है, अब जब चैप्टर की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक चैप्टर इसमें 1 आ जाता है। वो 1 चैप्टर का नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा द लिविंग वर्ल्ड होता है। हो गया। दूसरा चैप्टर की बात करेंगे तो इसका दूसरा चैप्टर आ जाता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। हो गया। तो देखिए लिविंग वर्ल्ड हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड हो गया दूसरा चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर की बात करेंगे तो आ जाएगा प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। और फिर आ जाएगा फोर्थ चैप्टर आ जाएगा क्या, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। आगे देखिए एक यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका ये 4 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर क्लियर हो गया। और फिर मैं इसका दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, और फिर 4 5 यूनिट है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। रुक जाइए, इसको क्या करें, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मैं प्यार से अब ले जाता हूँ आपको कहाँ पे, आप ले जाता हूँ दूसरा यूनिट की तरफ। तो चलिए दूसरा यूनिट में चलते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, तुरंत इसको इरेज करता हूँ और तुरंत दूसरा यूनिट में आता हूँ। देखिए अब देखिए आराम से यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे क्या, हाँ अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट में क्या आएगा, याद रखिएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद रखिएगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हो गया आपका
सेकेंड यूनिट। अब चैप्टर इसमें होता है, चैप्टर तो इसमें 3 चैप्टर होता है। फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हो गया। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, याद रखिएगा, ये कलर दोनों सेम है लेकिन ध्यान रखिएगा, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सेकेंड आ जाएगा एनाटोमी, एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स आ गया, एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। थर्ड आ जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, हो गया। इस तरह से आपका हो गया सेकेंड यूनिट के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और चैप्टर इसमें 3 चैप्टर्स होते हैं, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब मेरा थर्ड यूनिट आएगा, 4 यूनिट आएगा, 5 यूनिट आएगा। फिर मैं इसको आप लोग प्यार से ऐसे देख लीजिए और उधर ध्यान रखिएगा, उधर थोड़ा सा सेम मैच हो रहा है तो प्लांट से है लिखा हुआ, इधर थोड़ा स्पेस ले लिया करेंगे नेक्स्ट टाइम से, तो देखने में आसान रहेगा। अब इसको हटाते हैं और लेके आते हैं क्या, अब लेके आते हैं थर्ड यूनिट को। थर्ड यूनिट क्या है देखते हैं, थर्ड यूनिट को, थर्ड यूनिट को देखते हैं। 1 मिनट, बहुत आसान है सिलेबस को याद करना। थर्ड यूनिट को अब देखिए, थर्ड यूनिट जो है उसका नाम है क्या, सेल स्ट्रक्चरल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हो गया। देखिए ये हो गया थर्ड यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या सेल स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं या सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें भी चैप्टर होते हैं, 3 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर, 3 चैप्टर। आप फर्स्ट चैप्टर के देखते हैं तो आता है फर्स्ट सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड अगर लेंगे तो क्या, बायोमोलेकुल्स, मोलेकुल्स। थर्ड लेंगे तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हो गया। इस तरह से 3 चैप्टर और 3 यूनिट के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट 4 यूनिट और 5 यूनिट के नाम लिख देते हैं और फिर उसका चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उस सभी चैप्टर में मतलब 4 जो यूनिट है क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर आते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर आते हैं। तो मैं फिर आपको क्लियर समझा देता हूँ, तो आप लोग प्यार से देख लीजिए। इस तरह से आता है तो याद रखिएगा सेल है, तो यह सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में 3 चैप्टर आते हैं क्लास 11th में। आप बढ़ते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। देखिए अब 4 में आते हैं। 4 में जब आएंगे तो देखिए कितना मस्त, 4 में भी बहुत मजा आ जाएगा आपको। अब देखिए 4 में आएंगे, 4 और 4 जो यूनिट है उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें बोलेंगे चैप्टर के बारे में, तो इसमें चैप्टर होते हैं 5 चैप्टर होते हैं। 5 चैप्टर मतलब 5 चैप्टर। आप यूनिट ले लेते हैं 5। इस यूनिट का नाम होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। इसमें चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें चैप्टर आ जाते हैं 7। अब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट्स फिजियोलॉजी में चैप्टर 5, 7 है, तो लिखेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो और आपके लिए सही नहीं रहेगा, तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दे, तो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं डायरेक्ट। किसके द्वारा, तो डायरेक्ट पीपीटी के द्वारा मैं शॉर्ट में आपको
एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे यूनिट का नाम आता है, कौन कौन चैप्टर होते हैं, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं आते हैं डायरेक्ट, आप उस पर हिंदी इंग्लिश साथ में डिटेल में लिखा हुआ उसको आप एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए आगे, देखिए जीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका मतलब होता है जीव जगत की विविधता, जिसमें चैप्टर देखिए, इसमें चैप्टर 4 होते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड भी बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आप बोल सकते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। और थर्ड क्या है चैप्टर? प्लांट किंगडम, पादप जगत, एनिमल किंगडम, जंतु जगत। एनिमल में हम सब भी आते हैं, ह्यूमन रहेगा तो जरूर नहीं कि ह्यूमन मतलब इंसान, एनिमल बोल दिया फिर भी उसमें एनिमल का मीन्स भी इंसान आएगा, क्योंकि एनिमल ही की कैटेगरी में हम सारे लोग आते हैं। तो ऑटोमेटिक आप लोग देख लीजिए, आप लोग को लिया हुआ द लिविंग वर्ल्ड मतलब इसमें सजीव को, जीव सजीव कैसे होते हैं, क्या प्रूफ है कि जीव सजीव है और क्या प्रूफ है कि जीव निर्जीव है, तो हम जानेंगे इस चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड में। इसमें हम जानेंगे कि ये जगत में कोई भी जीव है तो जीवित कैसे है, निर्जीव कैसे है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जानेंगे कि कोई भी जीव है तो उसका नामकरण कैसे होगा, वो जीव का रियलिटी में वो कैसे नामकरण हुआ, कैसे आया, कहाँ से, कौन जाति, दिस दैट, ये सबको पूरा डिटेल जानेंगे। प्लांट किंगडम में जानेंगे कि एक प्लांट मतलब जो भी साइंटिस्ट है वो सभी जीवों को कितने कैटेगरी में डाले। प्लांट किंगडम में सिर्फ प्लांट के बारे में जानेंगे। तो इसमें इस प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया को किस में रखा गया, ह्यूमन को किस में रखा गया, रिप्स वाले को किस में रखा गया, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो प्लांट किंगडम एक ऐसा है जिसमें प्लांट के सभी जाति को रखा गया, हर्ब, सर्ब और ट्री, ये 3 प्लांट्स होते हैं। उस 3 प्लांट्स में जो प्लांट सेक्सुअल कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, ये सब कुछ प्लांट किंगडम में जानेंगे। एनिमल किंगडम में भी मतलब एनिमल के बारे में जानेंगे कि जंतु में कौन सेक्सुअल एनिमल्स है और सेक्सुअल एनिमल्स है, ये सब कुछ पूरा डीप में जानेंगे ये दोनों में। तो क्लास 11 के बायोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। जब क्लास 11 की बायोलॉजी आप पढ़ लेते हैं तो क्लास 12 की बायोलॉजी समझना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें भी 5 यूनिट है। रिप्रोडक्शन पहला फर्स्ट यूनिट आता है, उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, उसके बाद थर्ड यूनिट आ जाता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, 4 आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, 5 आ जाता है इकोलॉजी। तो क्लास 12 में जाएंगे तो 5 यूनिट उधर भी है, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और 5 है इकोलॉजी। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्लास 12 के सिलेबस जब बताएंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोग को ये फर्स्ट यूनिट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ और जानते हैं सेकंड यूनिट का नाम क्या है। तो याद रखिए बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आप लोग प्यार से नोट कर लीजिएगा और क्लास मेरा कंटिन्यू रहेगा तो ऑटोमेटिक डिटेल समझाएंगे तो समझ में ऑटोमेटिक आने लगेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आप देखिए मेरा नेक्स्ट यूनिट का नाम क्या है, बोले थे ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो देखिए एनिमल्स एंड प्लांट्स आ गया। अब इसमें क्या है, इसका मतलब होता है पादप एवं जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। याद रखिएगा कि पादप एवं जंतुओं में संरचनात्मक संगठन किस प्रकार के होते हैं, ये सब डीप में डिटेल में जानेंगे। इसमें होते हैं चैप्टर, टोटल होते हैं कितने, चैप्टर 3 होते हैं, मतलब 2 यूनिट सेकेंड और थर्ड में 3 चैप्टर होते हैं। तो याद रखिएगा चैप्टर इसमें है ना, चैप्टर अगर एक बुक के अकॉर्डिंग चलिएगा तो चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट 1 में 4 चैप्टर है तो इसमें 5 हो जाएगा। देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों की आकृति, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में, यानी कि पुष्पी पौधों में आकृति किस प्रकार के होते हैं, ये सब पूरा डीप और डिटेल में पढ़ेंगे। और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना, मतलब किस प्रकार के आंतरिक रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, आंतरिक प्रोसेस क्या है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में, वो सब को डिटेल में जानेंगे। और फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, मतलब जंतुओं के बॉडी में सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, ये नहीं करते हैं, सब कुछ को पूरा प्रोसेस को एकदम डीप और डिटेल में जानेंगे एकदम सिंपल वर्ड के साथ। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या है। आप लोग चाहेंगे तो आराम से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस टाइप के होते हैं तो नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या है। अब देखिए नेक्स्ट यूनिट,
अब मेरा 3 यूनिट आ गया। 3 यूनिट में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, याद रखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का होता है दी सेल कोशिका संरचना एवं कार्य। अब यहाँ जानते हैं संरचना एवं जो कार्य है, तो इसमें है इसमें 3 चैप्टर होंगे, यानी सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर होते हैं। तो देखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई जानेंगे कोशिका के बारे में, बायो मोलिकुल्स मतलब जैव अणु के बारे में जानेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को जानेंगे मतलब कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। मतलब हम इसमें सेल के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल का फंक्शन, सेल कैसे फंक्शन करता है, सेल कैसे कार्य करता है। फिर हम जानेंगे जो चैप्टर है 8 उसमें जानेंगे सेल और द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के पूरा जीवन इकाई को जानेंगे कि सेल आया कैसे, सेल बना कैसे, सेल हमारे बॉडी में वर्क कैसे करता है, उसका प्रोसेसिंग है। बायोमोलिकुल्स में जानेंगे कि जैव अणु क्या होता है, मतलब जो जैविक अणु है वो क्या है, वो अणु से मतलब जैव कोई भी जीव जंतु के बीच के डिफरेंटलिटी को जानेंगे पूरा डिटेल में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जानेंगे कि कोशिका का जो चक्र है वो हमारे जीवन में मतलब कोशिका का चक्र और कोशिका विभाजन कैसे होते हैं, ये सब कुछ को डीप और डिटेल में जानेंगे चैप्टर 10 में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग प्यार से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए, जहां भी कंफ्यूजन होगा ऑटोमेटिक जब क्लास में लेते रहेंगे तो कमेंट कीजिएगा जरूर। हम आप लोगों को अगर इसमें समझ में आ जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट सिलेबस के बारे में बताइएगा, नेक्स्ट बुक के बारे में, तो जरूर उसका भी सिलेबस लेके आएंगे और समझाएंगे। अब तो चलते हैं हम 4 यूनिट की तरफ। अब देखिए 4 यूनिट में क्या है ये जानते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। हम बोले थे ना प्लांट फिजियोलॉजी आता है, इसमें आता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब चैप्टर 11 हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब पौधों में परिवहन कैसे होते हैं, कोई भी पौधा कैसे परिवहन करता है, मतलब पौधा में जब पानी जाता है ये सब कैसे पॉसिबल है, इस सब को डीप और डिटेल में जानेंगे। फिर क्या है मिनरल न्यूट्रिशन, मतलब मिनरल न्यूट्रिशन मतलब पौधों में जो है खनिज पोषण वो कैसे पोषण करता है पौधा, और खनिज जो है न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर तक कैसे जाता है, ये सब को जानेंगे। जिसमें जाइलम फ्लोएम का क्या रोल है ये सब को जानेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं चैप्टर 13 मतलब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब इसमें जानेंगे पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, और बड़े जो प्लांट है उसमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से क्या है पॉसिबल मतलब संभव हो पाते हैं, ये चीज को जानेंगे पूरा डीप और डिटेल में। अब है 14 चैप्टर, इसमें है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब हम जानेंगे प्लांट में कैसे श्वसन की क्रिया होती है, और प्लांट कौन सा मतलब गैस ले पाते हैं, CO2 या O2 कौन सा ग्रहण करते हैं, ये सब डीप और डिटेल में जानेंगे। आप सब जानते होंगे कि प्लांट हमेशा CO2 लेते हैं, O2 लेते हैं या नहीं, ये कंफ्यूजन को पूरा रिमूव करेंगे और क्लियर कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या है। लोग प्यार से नोट कर लीजिए, देख लीजिए इस तरह से। तो हमारा 4 यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, और चैप्टर रहा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम बढ़ते हैं 4 यूनिट तो कंप्लीट हो गया, 5 यूनिट की तरफ और कंप्लीट हो जाएगा क्लास 11 के सभी यूनिट। अब देखिए यूनिट 5 में है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें है मानव शरीर की शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब मानव शरीर का जो शरीर है उसमें क्रिया किस प्रकार से होती है, इसको पूरा डीप और डिटेल में जानेंगे किसमें, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब इसका चैप्टर 13 जो है 16 चैप्टर 16 ये क्या बोलता है, डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी पाचन एवं अवशोषण, मतलब डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन मतलब हम जो पाचन करते हैं वो अवशोषण उसका कैसे होता है, पाचन की क्रिया अवशोषण की क्रिया ये सब कैसे संभव हो पाता है इन बॉडी, मतलब बॉडी के मतलब इंटरनल पार्ट में, ये सब को डिटेल में जानेंगे। अब है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आप इसको बोल सकते हैं रिस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब कि श्वसन एवं गैसों का विनिमय, मतलब हमारे शरीर में रिस्पिरेशन हम जो सांस लेते हैं ये कैसे मतलब चेंज होता है, ये गैस ये सब एक्सचेंज कैसे होता है, ये सब फंक्शन को, ये इंटरनल फंक्शन को पूरा डीप और डिटेल में जानेंगे। अब है क्या 18 हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब शरीर द्रव एवं परिसंचरण, मतलब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स बनते हैं जैसे स्वीट को बनना ये सब बनते हैं जो भी है वो कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे हमारी बॉडी में जो भी है मतलब जो वेस्टेड प्रोडक्ट कैसे आउट होते हैं, ये सब को जानेंगे। अब है कि एक्सक्रीटरी और प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, तो इसमें उत्सर्जित पदार्थ एवं उनका निष्कासन, मतलब एक्सक्रीटरी मतलब ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीटरी मतलब जैसे यूरिन का आउट होना, हमारी बॉडी से जो वेस्टेड प्रोडक्ट है वो कैसे आउट होते हैं, ये सब प्रोडक्ट के बारे में, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में, तो ये सब कैसे आउट होता है ये सब पूरा डीप और डिटेल में जानेंगे।
अब मेरा क्या 20 चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हमारा बॉडी कैसे मूव करता है, स्लो में, फास्ट, ये मूवमेंट क्या है, ये सब को डीप और डिटेल में जानेंगे। हमारा बॉडी कैसे हमेशा एक्टिव रहता है, ये सब को जानेंगे। हमारा बॉडी में मोशन कहाँ से आता है, कैसे मोशन करता है, ये क्या है, सब को डीप और डिटेल में जानेंगे। फिर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका, मतलब हमारा न्यूरल जैसे बोला जाएगा न्यूरल तो याद रखिएगा तंत्रिका, हमारा बॉडी को कैसे ये माइंड कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि तंत्रिका से ही मेरा बॉडी पूरा वर्क कर पाता है। तंत्रिका हमारा मॉनिटर है हमारे पूरे बॉडी का, वहीं से ऑपरेट होता है पूरा बॉडी। अगर वो थोड़ा भी अनफंक्शनेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक समन्वय एवं मतलब जो भी हमारी बॉडी में रासायनिक पदार्थ है उसका कैसे होता है, केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है, इस चीज के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन केमिकल के कारण हमारा बॉडी में प्रॉब्लम आ सकता है, ये सब चीजों को जानेंगे पूरा डिटेल में। तो याद रखिएगा यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी, चैप्टर 16 डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन, और चैप्टर 17 रिस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोल सकते हैं। चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, और फिर चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये सब को हम डीप और डिटेल में जानेंगे। तो शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा, प्यार से आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्लास 11 के हर एक यूनिट और चैप्टर को पूरा डीप और डिटेल में समझाएंगे। ये मैं पूरा कोशिश करूंगा, जहां डाउट होगा आप लोग जरूर अपना एक्सप्लेन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन रहता है 24 आवर और 7 मल्टी 24 आवर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो जानेंगे आप लोग को कैसा लगा सिलेबस देख के, समझ के। आप लोग जरूर अपना कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है, तभी मजा आएगा फिर मुझे नेक्स्ट क्लास आने में। फिर मैं बायोलॉजी का क्लास देते रहूँगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, भर के मेरा कमेंट बॉक्स जरूर भरिएगा, ताकि मैं फुल एनर्जी के साथ हम बायोलॉजी के क्लास लेके आएंगे। तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। सर